हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इस चैप्टर का नाम है। आप मुझे बताओ, आप हर रोज़ देखते होगे अखबार वगैरह में या आपके स्कूल के जो स्कूल के ग्रुप हैं या स्कूल के नोटिस बोर्ड, उसमें कोई ना कोई एक सूचना या आदेश होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं सरकार की तरफ से। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हैं। आपके स्कूल में नोटिस आया होगा कि कोविड-19 की वजह से स्कूल जो है ना इस तारीख से लगेंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, इतने स्टूडेंट आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। तो ऐसे कौन लोग बैठे हैं जो इस तरह के ऑर्डर्स देते हैं? ऐसी अथॉरिटी उनके पास कैसे आई, कहाँ से आई, और उनके इस ऑर्डर्स की इतनी महत्ता क्यों है कि वो हर किसी कोई मानता है? एक लेटर आया शाम को और सुबह स्कूल बंद हो गए, ठीक है। एक लेटर आया शाम को, सुबह स्कूल ओपन हो गए। या और बहुत सारी चीज़ें। आप तो स्कूल महकमे से जुड़े हुए हैं तो मैं स्कूल का उदाहरण दे रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ऑर्डर आप देखते रहते हो अखबारों में या कहीं भी आसपास आपके, जिससे सरकार जो है, सरकारी ऑर्डर बोलते हैं जिसे, गवर्नमेंट का ऑर्डर बोलते हैं, और गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले बात यह है कि ये गवर्नमेंट है क्या, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी आई कहाँ से? गवर्नमेंट कैसे बनती है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में आपको पढ़ा दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी आपकी बात लिखी हुई है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो बनेगी कैसे, गवर्नमेंट क्या होगी और गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी, क्या शक्तियां होंगी। तो हमारे देश में सीधे सीधे हम बात पे आते हैं। जो सरकार है या गवर्नमेंट है, उसके 3 ऑर्गन्स हैं। नया पेज ले लेते हैं। गवर्नमेंट है ये, और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, ये बड़े अच्छे से आपने अपनी कॉपी में बनाना है। ऑर्गन्स में अंग, सरकार के अंग 3 हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेचर। देखो यहां पर जो मेथड होता है वो है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा क्यों जरूरी है गवर्नमेंट में? क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास या एक ऑर्गन के पास शक्तियां रहेंगी तो वो ज्यादा निरंकुश तानाशाह नहीं हो जाएगा, उसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं हो जाएगी, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करना शुरू करेगा। तो इसलिए सरकार के कामों को और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन है वो 3 अंगों के पास शक्तियां। एक है हमारी लेजिस्लेचर, दूसरी है हमारी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, इसे बोलते हैं विधानपालिका, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अभी हम इन 2 का ही जिक्र कर लेते हैं। लेजिस्लेचर शब्द से अगर आप परिचित हो, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधान पालिका। लेजिस्लेचर विधान मैंने होता कानून, कहते हैं ना विधि का विधान मैंने होता कानून बनाना। तो लेजिस्लेचर का काम हमारे देश में क्या है? कानून बनाना, ठीक है। और कानून बनाने वाली संस्था हमारे देश में लेजिस्लेचर है, उसका नाम हमारे यहाँ संसद है। ये भी बताएंगे कि उसका नाम संसद क्यों है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, उसे बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बताया कि हमें डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों की जरूरत होती है। हम अपने आप सारे मिलकर शासन नहीं चलाते, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रतिनिधि जो हमारी बात आगे रखते हैं।
और ये रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठते हैं, कौन लोग होते हैं, ये संसद के सदस्य होते हैं, संसद में बैठते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। तो हमारे देश में इसका मतलब जनता किस तरह से कानून बनाने में शामिल है, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। पार्लियामेंट विधान पालिका है हमारे देश में, और इसके मेंबर्स को हम कहते हैं एमपीस। सीधा सा मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सदस्य। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, चैम्बर भी बोल सकते हैं इनको, 2 सदन भी बोल सकते हैं, हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं, तो ये सारी ब्रिटिश शब्दावली है हमारे देश में। एक हमारे देश में लोकसभा है, दूसरा चैम्बर राज्यसभा है। ओके, लोकसभा में मेंबर ऑफ एमपीज होते हैं 543 प्लस में 2, इनकी संख्या है, ये संख्या नोट कर लेना। इसका मतलब ये है जो 543 सदस्य हैं वो जो लोगों द्वारा डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, जैसे आपने इलेक्शन देखा होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। एंग्लो इंडियन जो वर्ग है हमारे देश में, एक जो अंग्रेज या उनकी संतान यहाँ रह गई थी, उनसे अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना मिले, उनका अगर रिप्रेजेंटेशन ना मिले, तो प्रेसिडेंट उनको सीधे ही एमपी बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एंग्लो इंडियन सदस्य हैं तो आपको इलेक्शन लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एमपी बन सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो। तो प्रेसिडेंट और 543 जो मेंबर है वो कैसे चुने जाते हैं, देश की पॉपुलेशन को 543 भागों में बांट दिया जाता है, क्षेत्र को और पॉपुलेशन को। भाई इक्वल पॉपुलेशन हो, मान लो हमारे देश की जनसंख्या जो है अभी 130 करोड़ होने वाली है, तो 130 को 543 से भाग दो, जितनी भी पॉपुलेशन आएगी, ठीक है, जितने भी मेरे ख्याल से 22-23 लाख लोग आएंगे एक एमपी के पीछे, तो इसका मतलब आपकी वो पॉपुलेशन, इतने पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व एक एमपी करता है। चुनाव आपको पता ही है, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत का मतलब 543 प्लस 1, मेजोरिटी जिसे बोलते हैं 273। अगर किसी भी पार्टी की इतनी सीटें आ जाती हैं तो वो गवर्नमेंट बनाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी संसद में जिस दल को बहुमत मिलता है, 543 सीटों का बहुमत मिलता है, वो सरकार बना लेता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ विधान पालिका और कार्यपालिका अलग नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसको हम कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और ये गवर्नमेंट किससे निकलती है, ये निकलती है लोकसभा से। देखो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब आपकी गवर्नमेंट बनती है तो उसका लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। मतलब लोकसभा में एक पार्टी के 273 मेंबर होने, एमपी होने जरूरी हैं। बट ये नहीं है कि गवर्नमेंट में कोई राज्यसभा का बंदा नहीं हो सकता। अब हम राज्यसभा पे आते हैं। राज्यसभा इसका दूसरा चैम्बर है, जिसे अपर हाउस भी बोलते हैं। देखो लोकसभा को बोलते हैं हम लोअर हाउस। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ हमारे यहाँ कि ये लोअर हाउस है, बस ब्रिटेन में लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, तो हमने भी अपने लोकसभा को लोअर हाउस कहने लगे। इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं हमारे देश में, हाउस ऑफ पीपल, लोगों का। और एक दूसरा है हमारा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट। आपको पता हमारा देश एक फेडरल देश है, हाउस ऑफ स्टेट, कि जिसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, ठीक है।
तो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव आप कभी भी नहीं देखते होंगे कि गलियों में राज्यसभा के इलेक्शन कोई एमपी आपसे वोट मांगने आया हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनका चुनाव ऐसे नहीं होता, मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता। आपके हरियाणा में हरियाणा लेजिस्लेचर असेंबली है, या हर स्टेट की एक लेजिस्लेचर असेंबली होती है ना, लेजिस्लेचर असेंबली। इस लेजिस्लेचर असेंबली में जैसे हरियाणा में 90 हैं, पंजाब में 113 मेंबर हैं, इसको एमएलए बोलते हैं, एमएलए। आसपास आपको एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के दिखते भी होंगे। कमेंट में लिखना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन से एमएलए हैं, क्या नाम है आपके एमएलए का, एक ही एमएलए मिलेगा। तो ये 90 व्यक्ति, और हर स्टेट की सीट फिक्स है। राज्यसभा में और लोकसभा में हर स्टेट से कितने व्यक्ति आएंगे पॉपुलेशन के आधार पर। हरियाणा की मान लो पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, तो हरियाणा से 10 लोकसभा के लिए मेंबर जाते हैं और 5 जाते हैं राज्यसभा के लिए। लोकसभा के कितने? 10 और राज्यसभा के कितने? 5। ये 90 लोग जो हरियाणा की असेंबली में बैठे हुए एमएलए जो बोलते हैं, ये इन 5 का चुनाव करते हैं। लेकिन इन 10 का चुनाव हरियाणा या पंजाब की या हर स्टेट की जनता डायरेक्ट रूप से करती है। आगे बात समझ में? तो इनका चुनाव हो गया। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। और मैंने एक ये बात बताई थी आपको कि गवर्नमेंट जब बनती है तो लोकसभा में उसका बहुमत होना जरूरी होता है, राज्यसभा में कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका बहुमत हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपके राज्यसभा का मेंबर, कोई भी मेंबर मंत्री बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, और एक और पते की बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ठीक है, जैसे आपके मनमोहन सिंह जी थे, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे, असम से आते थे वो। तो इसलिए, और एक और है, मिनिस्टर बनने के लिए 6 महीने तक भी आप बिना इलेक्शन लड़े प्रधानमंत्री बन सकते हो, 6 महीने के लिए। राजीव गांधी जी ऐसे ही प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 6 महीने के बाद आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर कहीं से बनना जरूरी होता है। ये तो थी फैक्चुअल बातें। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो कितने हैं। राज्यसभा में मेंबर है 233, 38 प्लस में 12 हैं, मतलब टोटल 250 हो सकते हैं, बट फिलहाल 33 हैं। हो सकते हैं और होने में बहुत फर्क है। 200 तो कितने हुए? 245 मेंबर हुए। 245 मेंबर जो हैं वो, जिसमें से 233 मेंबर आते हैं राज्यों की विधानसभाओं से, ठीक है, और 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट। और ये कहाँ से? जैसे मैंने बताया लोकसभा में तो क्या है, एंग्लो इंडियन से 2 चुने जाते हैं, बट राज्यसभा में राष्ट्रपति ही चुनता है, प्रेसिडेंट ही चुनता है 12 मेंबर। कहाँ से? अगर किसी व्यक्ति ने साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट्स, सिविल सेवा, समाज सेवा, मतलब फेमस हस्ती हो किसी चीज की, स्कॉलर हो वो। जैसे कई बार देखा होगा आपने, जया बच्चन या रेखा जी या सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो इसी कैटेगरी से आते हैं। वो इलेक्शन नहीं लड़ते, उन्हें जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट रूप से चुन देता है। तो आप तो अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो चाहे तो आप एंग्लो इंडियन के सदस्य बन जाइए, वो आपके बस के बात नहीं है, क्योंकि आपका जन्म वहाँ होना चाहिए, या आप क्या करो कि फेमस हो जाओ किसी चीज़ में, ठीक है, फेमस डॉक्टर हो, फेमस इस तरह से, तो प्रेसिडेंट उनको चुन देता है। अब हम क्वालिफिकेशन देखते हैं दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा और राज्यसभा बनने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो आप सिटीजन हो भारत के, ठीक है, भारत के सिटीजन हो, ऑफ इंडिया के सिटीजन हो, और दूसरी बात इसमें भी सिटीजन हो।
दूसरी बात, आपकी आयु लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। और तीसरी बात, आप पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, बैंक करप्ट ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, देशद्रोह का मुकदमा आप पे ना चल रहा हो। और एक बात और है, अगर आपकी पार्टी ने आपको निष्कासित कर रखा है और आप डिफेक्शन के अंडर आते हो, डिफेक्शन मतलब आपने दल बदला हो, तो आप 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो अभी आप मतलब मेंबर 6 साल के लिए तो कम से कम नहीं बन सकते। लेकिन संविधान में हमारे यही लिखा हुआ है, भारत का सिटीजन हो, 25 साल या 30 साल की राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो। ऐसे करके आप क्या बन सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बन सकते हो, मिनिस्टर बन सकते हो, गवर्नमेंट बना सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया था कि पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लेकिन एक बहुत अटूट अंग है पार्लियामेंट का, ये लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा हो गई। तीसरा जो अंग है प्रेसिडेंट, वो भी पार्लियामेंट का अंग माना जाता है। आप इस चैप्टर में आप प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या शामिल है, ये आपके एग्जीक्यूटिव है। अगर भाई मंत्री बनना है तो इसका मेंबर बनना पड़ेगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसमें 2 लोग शामिल होते हैं। एक तो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और दूसरा है इसमें प्रेसिडेंट, इसमें भी प्रेसिडेंट इसका मेंबर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर, पीएम प्लस में मिनिस्टर आते हैं, ओके। जो हमारा आर्टिकल 73, 74 है संविधान का, वो एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। और एग्जीक्यूटिव आपको पता है विधानसभा या पार्लियामेंट से निकलती है। पार्लियामेंट में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसका क्या काम है, लेजिस्लेचर का काम बताओ मुझे, क्या बताया था मैंने, लेजिस्लेचर का काम बताया था मैंने कानून बनाना। ये कानून बना के एक तरफ हट जाती है। अब कानून बन गया, लेकिन उसको लागू करना भी तो है, इम्प्लीमेंट भी तो करना है। और इम्प्लीमेंट कौन करता है, सरकार करती है। तो एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का मेन काम है, एग्जीक्यूटिव का मेन काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। इसने कानून लागू कर दिया, विधानसभा ने कानून बना, जो विधान पालिका उसने कानून बना दिया, संसद ने कानून बना दिया, गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। लेकिन अब ये कौन देखेगा कि ये कानून सही है या गलत। कानून हमेशा सही नहीं होते, ये जरूरी नहीं होता, कानून हमें गलत भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी हो सकते हैं, लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो कानूनों की जो वैधानिक छानबीन है ना, कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है, ये कौन देखता है, ये देखती है जुडिशरी, जो से आप बोलते हैं न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना होगा, कहाँ है, लिखना। हमारे देश में जुडिशरी को सौंपा गया है काम कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हो, प्रोटेक्टर हो आप कॉन्स्टिट्यूशन के। आपने ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, क्या सरकारें उसके अनुसार काम कर रही हैं, क्या जो संसद है, पार्लियामेंट, उसके लिए कानून बना रही है। मान लो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, जनता के प्रतिनिधि बैठे थे, सरकार ने कानून को इम्प्लीमेंट लागू कर दिया, लेकिन जुडिशरी को लगा कि जी ये तो बिल्कुल गलत कानून है, ये तो संविधान के अनुसार नहीं है। तो जुडिशरी क्या उस कानून को खारिज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, उसको पूरा का पूरा खारिज कर सकती है। अभी पीछे 2016 में एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाना चाहती थी मोदी सरकार, ताकि इन जजेस पे भी कुछ प्रतिबंध लगाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ जजेज जो सुप्रीम जुडिशरी है उस पर बहुत कम प्रतिबंध है,
कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, सरकार ने लागू कर दिया, चुनौती दी गई जुडिशरी में, कोर्ट केस हो गया। एक आर्टिकल था सिर्फ जिसपे जुडिशरी को, एक धारा थी जिसको जुडिशरी को आपत्ति थी, बट जुडिशरी ने क्या किया, सारा का सारा कानून रद्द कर दिया कि ये तो संविधान के अनुकूल ही नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कानूनों की वैधानिक जो जांच पड़ताल है, प्रोटेक्शन है संविधान का, कोई भी कानून, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको, जुडिशियल रिव्यू, वो काम किसका है, वो है जुडिशरी का। ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ठीक है, वो आते हैं। मुझे लिखना कमेंट में कि कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं। हर राज्य में हो सकता है, लेकिन कुछ राज्यों में सुप्रीम हाई कोर्ट्स नहीं हैं, एक ही है कईयों का। ठीक है, तो ये हमारी 3 अंग थे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये कैसे काम करती है, इनमें लड़ाई भी चलती रहती है। इनमें जैसे जुडिशरी ने, मान लो एग्जीक्यूटिव ने कोई कानून लागू किया या विधान पालिका ने कोई कानून बनाया, तो जुडिशरी ने उसको खारिज कर दिया, तो क्या एग्जीक्यूटिव और उसकी लड़ाई हो जाएगी? नहीं, ये सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर काम करते हैं। किस आधार पर? सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, इसे हिंदी में बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। क्या बोलते हैं? शक्तियों का पृथक्करण। इसका मतलब है भाई आप अपने काम कीजिए, हमें अपने काम कीजिए, एक अंग दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए हमारे देश में, लेकिन डेमोक्रेसी है, चलता रहता है ये चीज़ें, लेकिन बाद में अंत में कॉन्स्टिट्यूशन की ही जीत होती है। मेन चैप्टर कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।